नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पेंशन योजना की। दरअसल ये योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक निवेश सह पेंशन योजना है। ये योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA द्वारा विनियमित और प्रशासित होती है। यह विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा भारतीय वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। नेशनल पेंशन सिस्टम प्रभावशाली दीर्घकालिक बचत विकल्प प्रदान करती है ताकि कोई भी व्यक्ति इस सुरक्षित बाजार आधारित योजना में निवेश करके अपने सेवानिवृत्ति के समय की कुशलता से योजना बना सकते हैं। तो आज के मनी मंत्रा में हम बात करने वाले हैं नेशनल पेंशन सिस्टम की, लेकिन इसके लिए भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो ऐसे कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज़ हैं जिनको कि आप अपलोड करेंगे जब आप इसका अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि फंड निकासी के टाइम आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फंड निकासी के वक्त अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल गए हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जिनको अपलोड करने की ज़रूरत है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे वो कौन कौन से टियर 1 टियर 2 अकाउंट्स है जहां कि आप अकाउंट खोल सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप NPS में जाते हैं तो रिटायरमेंट पर आखिरी सैलरी जो है उसके आधे तक आपको पेंशन मिल सकती है। क्या कुछ इसका गणित है, हम समझेंगे आगे। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान आपसे जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में, लेकिन हम उनसे बात करेंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है, हम आपको बता दें कि इसमें जैसे कि विड्रॉल एग्जिट फॉर्म है, उस बैंक अकाउंट की पासबुक है, PRAN नंबर है, उसकी भी ज़रूरत होती है। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप जब विड्रॉल करें तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर NC माहेश्वरी जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं फार साइड ग्रुप के। माहेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी मंत्रा में। सर, आज हम बात कर रहे हैं सर NPS की। बहुत दिनों से मैं सोच भी रहा था कि इस पर प्रोग्राम करूं, बहुत से लोगों की जिज्ञासा थी इसको लेकर, NPS को लेकर। तो सर, शुरुआत इसी से करना चाहते हैं कि NPS है क्या, कौन कौन से व्यक्ति एलिजिबल हैं इसमें अकाउंट खोलने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, और किस तरह से ये बाकी जो इन्वेस्टमेंट के टूल्स हैं उसके मुकाबले ये फायदेमंद है। आपका नमस्कार। बहुत ही आपने महत्वपूर्ण मुद्दा और सवाल उठाया है, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो सेटअप है, उसमें लॉन्ग टर्म और रिटायरमेंट प्रणालीज के, रिटायरमेंट सिस्टम्स के वास्तव में अभाव है जी। और लोगों की डिफरेंट अपेक्षाएं होती हैं, डिफरेंट आकांक्षाएं होती हैं, और कोई एक सिस्टम सारी योजनाओं को और सारी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो NPS के थ्रू एक सिस्टम बनाने की कोशिश की है, जिसमें आदमी को एक बेटर रिटर्न भी मिल सकती है और थोड़ा सा जोखिम को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए हमें पूरा कंसेप्ट को समझना, आपने जैसे कहा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और हमें समझना पड़ेगा कि ये है एक स्वेच्छा की, वॉलंटरी है। आप 18 साल से, जो एक मेजर आदमी होता है, और 18 साल से 60 तक नॉर्मल है, लेकिन अब ये जो स्कीम है ये 70 साल तक भी अलाउड कर दी है। तो आप 18 ईयर से, अगर आपकी अपनी इनकम है 18 ईयर से ज्यादा है, तो वॉलंटरी रूप से आप इसको कर सकते हैं। एक आदमी जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके लिए कंपलसरी है, बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी अगर चाहे तो उसको स्वैच्छिक रूप से इसमें भागीदारी कर सकता है। और इसका पर्पस क्या है? जैसा मैंने सबसे पहले बोला कि हर आदमी की आकांक्षाएं अलग हैं, उनकी हर एक के अपेक्षाएं अलग हैं, एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। तो एक ऑप्टिमम डिसीजन, बार बार लोग, जब हमारे पास भी एक क्वेश्चन आता है तो डिसीजन होता है कि शायद X अमाउंट में या X म्यूचुअल फंड में हम बात करें तो शायद उसमें 1% रिटर्न पर 1-2% ज्यादा आ सकती है। यहाँ पे हम खाली रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम मैक्सिममाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जहां पे रिटर्न ज्यादा है वहां पे जोखिम भी ज्यादा है। तो हमें जोखिम को और रिटर्न को दोनों को मिलाना है। सबसे जो तीसरा इसमें और महत्वपूर्ण बात है वो है इट इज ए सिस्टमेटिक डिजाइन। मतलब आप तो जैसे बहुत सिंपल है, आप एक बार में 500 रुपए जमा करा सकते हैं और साल भर में आप 1000 रुपए तक जमा करा सकते हैं। अगर आपके पास किसी महीने 10,000 की सेविंग है तो आप 10,000 जमा करा दीजिए। कभी आपके पास 50,000 रुपए है तो 50,000 जमा करा दीजिए, और हर महीने ब्याज मिलेगा। कोई आपको ऐसा नहीं है कि कोई आपका ब्याज लॉस्ट हो रहा है। अगर आप कोई और SIP लेते हैं, आपके पास 20,000 रुपए की, आपने सपोज किसी और स्कीम में 20,000 रुपए की SIP, तो आपको क्या होगा, हर महीने ही 20,000 रुपए देने पड़ेंगे।
अगर उस महीने आपकी कोई मकान की किस्त ड्यू हो जाती है, कोई LIC की पॉलिसी की किस्त ड्यू हो जाती है, तो आपके बजट पर एक एक्स्ट्रा एक्सपोजर हो जाता है जो कि यहाँ नहीं है। आप उस महीने उसको एग्जिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इसके भी जो महत्वपूर्ण बात है कि इसके अब जो एक तरह से जो पैसा हम दे रहे हैं, इस पैसा क्या, मेरे पास काफी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैं ये जो पैसा दे रहा हूं अल्टीमेटली क्या है, ये क्या बैंक में FD बनाई जा रही है या गवर्नमेंट इसको लोन पे ले रही है या क्या होता है, इसको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। कुछ इसको थोड़ा सा हम म्यूचुअल फंड से कॉपी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड की स्कीम से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि उसकी एनालॉजी है कि ये जो पैसा है, थोड़ा थोड़ा जो पैसा है, इसको पुल करके जो PFRDA जो हमारी संस्था है जो कि इसके टोटल रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो अपने फंड मैनेजर्स को अप्रूव करती है और फंड मैनेजर्स को एक हेजिंग पैटर्न देती है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देती है, जो कि म्यूचुअल फंड में पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो इक्विटी में ही जाएगा, डेट में जाएंगे तो डेट में ही जाएगा, लेकिन यहां पर हमने एक स्कीम दी हुई है और जैसे हम आगे चर्चा करेंगे तो ये स्कीम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए थोड़ी सी अलग है और वॉलंटरी के लिए अलग है। तो हमें इसमें 5 बेनिफिट मिलते हैं जो कि हमारे जोखिम को और हमारी रिटर्न्स को दोनों को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करती है। माहेश्वरी सर, जैसा कि आपने कहा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए कुछ अलग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके लिए अलग हैं, अगर आप इसको समझा सके, क्योंकि बहुत से लोग प्राइवेट सेक्टर्स के जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि इसके क्या कुछ बेनिफिट्स होंगे, किस तरह से वो इसमें निवेश कर सकते हैं। हाँ, देखिए, प्राइवेट सेक्टर में जो बेनिफिट है, कुछ गवर्नमेंट से कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने ज्यादा दी हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा दी है। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को जो एक आदमी है, जो एक एम्प्लॉई है, जो निवेश करता है, उसको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि वो मार्केट रिटर्न पहले मुझे समझाना पड़ेगा रिटर्न होती क्या है जी। एक्चुअली जब हम रिटर्न एक हम सिंपल भाषा में समझें तो रिटर्न क्या है कि मैंने कितना पैसा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लाइक मैं 50,000 रुपए हर साल जमा कराता हूं तो 10 साल में मैंने रफली 5 लाख रुपए जमा कराता हूं। अब मेरी आशा है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जब इसकी मैच्योरिटी होगी 60 साल में, जो कि इसमें स्कीम है, तो उसमें मुझे कितना पैसा मिलेगा जी। तो वो रेशो की मैंने कितने पैसे जमा कराए और कितने पैसे मुझे मिलेंगे, उसको हम रिटर्न्स कहते हैं, जिसको हम लूजली इंटरेस्ट, ब्याज भी समझ सकते हैं, लाभांश भी समझ सकते हैं और इसका एक मिक्स भी समझ सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि रिटर्न्स कैसी है। जब प्राइवेट सेक्टर में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उनको उन्होंने 2 प्रकार से अपने निवेश करने की छूट दी हुई है। एक ऑटो प्रक्रिया है। ऑटो प्रक्रिया में क्या है कि जो NPS ट्रस्ट का, जो उनके फंड मैनेजर का एक पहला ही डिस्क्लोज किया हुआ एक सिस्टम है जो कि एज बेस्ड है। जितनी आपकी एज ज्यादा बढ़ती जाएगी, आप इक्विटी एक्सपोजर कम करते जाएंगे और डेट फंड में ज्यादा करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिक है। दूसरा है कि आप एक्टिव पार्टिसिपेंट भी बन सकते हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, जो कि आपकी राशि 75% तक आप इक्विटी प्रणाली में भी, इक्विटी जो है जिसको हम शेयर बाजार कहते हैं, उसमें भी लगा सकते हैं। तो शेयर बाजार में लगाने से क्या है कि हम अगर ओवर लॉन्ग पीरियड की बात करें तो 7 साल का अगर हमारा मिनिमम इन्वेस्टिंग पीरियड है तो शेयर बाजार की जो रिटर्न है वो हर सिस्टम से ज्यादा रिटर्न आती है। इसलिए जब आदमी शेयर बाजार में पैसा ज्यादा लगाएगा तो उसकी जो रिटर्न है वो थोड़ी सी ज्यादा आएगी। लेकिन हमें यहाँ बार बार इस बात को क्वेश्चन देना है, समझना है कि अल्टीमेटली जो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट है वो जोखिम भरी है। कोई ग्लोबल ऐसा फैक्टर हो सकता है कि जो जिस पीरियड में उसकी मैच्योरिटी और एक पीरियड ऑफ टाइम तो रिटर्न अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर मान लो किसी के 2000 कोविड काल में 2018 या 19 में मैच्योरिटी हुई, जबकि मार्केट नॉर्मल मार्केट से 40% डाउन थी, तो नेचुरली उस केस में उसकी इन्वेस्टमेंट तो 40% डाउन मिलेगी ना। बिल्कुल। तो ये एक जोखिम भरी चीज है, हमें समझना होगा। बिल्कुल। सर क्या है कि जो सर हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ हैं सुरेंद्र जी हैं जो कि दिल्ली से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा सवाल सर ये है कि मैं पैरामिलिट्री फोर्स में काम करता था, मैंने 3 साल काम किया है वहां पर। मेरा जो है 3 साल NPS में पैसा कटा है, वो पैसा रिफंड कैसे होगा सर? सर देखिए, जो मैं अभी शुरुआत से बता रहा था कि NPS एक रिटायरमेंट प्लान, रिटायरमेंट का प्लान का मतलब है
जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाए, नॉर्मल कोर्स में आप जब ही इस पैसे को निकाल सकते हैं। बिकॉज बाकी सिस्टम में और इस सिस्टम में ये है कि लॉन्ग टर्म इसमें, और लाइक आपने म्यूचुअल फंड में पैसा 5 लाख का 10 लाख कर दिया तो आप इमीडिएट विड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, हो सकता है उसमें लॉस हो जाए। ये एक ऐसी प्रणाली है कि आदमी के हाथ में पूरा पैसा ना आए, और पूरा पैसा आने की कुछ स्कीम है 60 साल से पहले भी। जैसे हम प्रोविडेंट फंड से कुछ पैसा निकाल सकते हैं, अगर आपकी कोई समस्या है, आपको कोई बीमारी के लिए पैसा चाहिए, कोई मकान के लिए चाहिए, कुछ केसेस में छोड़कर जो अप्रूव्ड केसेस हैं, नॉर्मल केस में पैसा आपको 60 साल में ही मिलेगा। लेकिन आप इस पैसे को दूसरे, जहां पे भी आपने मान लो 3 साल के बाद इसको आपने वहां से रिटायरमेंट ली, आपने दूसरे कहीं नौकरी ज्वाइन करी, पोस्ट रिटायरमेंट कहीं काम किया, तो आप इस सारे पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका जो प्रान है वो वही रहेगा। प्रान नंबर के साथ आप टोटल इसको, आपकी विजिबिलिटी है, आपको देख सकते हैं मेरा पैसा कहाँ है, कहाँ शिफ्ट हुआ, कितनी रिटर्न मिल रही है। लेकिन अगर आपको बारिंग जो चीजें मैंने आपको बताई, अगर उसके लिए आपको पैसा चाहिए तो आप आंशिक पहले निकाल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप 60 साल में ही इस पैसे को निकालेंगे। और 60 साल में भी अगर आपकी टोटल वैल्यू 5 लाख या उससे कम है तो आपको लमसम पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर वो 5 लाख से ज्यादा है तो 60% आपको लमसम मिलेगा, और उससे ज्यादा आपको 40% लॉन्ग टर्म पेंशन के लिए मिलेगी, जिसको एक नया सिस्टम है जो हम बताएंगे कि एन्युटी बेस है। वो पैसा एन्युटी में चला जाएगा और आपको टिल डेथ आपको पैसा मिलता रहेगा, ताकि आपको बुढ़ापे में, जब आप इसको इस ढंग से समझिए, जब आप 80 साल के हो जाएंगे, 60 साल में शायद लोगों को कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। जब आप 80 या 85 साल के हो जाते हैं, आप मूवमेंट नहीं कर पाते, आपको चीजें याद नहीं रहती है, जब आपको 1 तारीख को कोई पैसा रेगुलरली आपके हाथ में आ जाए, उस समय ही आपकी इसकी यूटिलिटी समझ में आती है। महाजन सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सत्यम जी हैं जो कि मध्य प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। सत्यम जी, आपका भी स्वागत है मनी मंत्रा में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मुझे ओल्ड पेंशन स्कीम का भी फायदा मिलेगा, पर मैं चाहता हूँ कि एनपीएस में मैं भी निवेश कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल, देखिए एनपीएस वॉलंटरी तो है ही है जी। क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट से आप पैसा एक जगह ही लेंगे। गवर्नमेंट से आप ये नहीं है कि ओल्ड में भी ले लें, न्यू में भी ले लें, क्योंकि जब आप अपना 10% जमा कराते हैं तो गवर्नमेंट भी आपको 14% अपना कंट्रीब्यूशन देती है। नेचुरली 2 जगह तो मिलेगी नहीं। बिल्कुल। दूसरा, आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि जो टायर 2 इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। जब हम एनपीएस अकाउंट खोलते हैं तो एक टियर 1 है, एक टियर 2 है। टियर 1 जो है कि 86 को इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, उसकी तरह है, और जो टियर 2 है वो एक तरह का म्यूचुअल फंड का है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ये स्पेशल प्रावधान है कि टियर 2 भी एटीसी में एलिजिबल, तो आपको वो भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लाइक नॉर्मल एम्प्लॉय जो वॉलंटरी बेसिस पे आप खोलना चाहें तो आप खोल लेंगे। इसमें सर, महाशय सर, बहुत से लोग इनके बारीकियों को नहीं समझ पा रहे हैं। वो ये जानना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है 60 साल के बाद, वो गणित, वो मैथमेटिक्स किया है जिसके जरिए उन्हें पेंशन कितनी राशि वो देते हैं, जमा करते हैं, उस पर किस हिसाब से कैलकुलेशन करके उन्हें पेंशन मिलेगी, ये अगर गणित समझा सके हमारे दर्शकों को। देखिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। और सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो है इंपोर्टेंस या इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है इस तरह और भी बढ़ जाती है कि हर आदमी का रिटर्न अलग आती है। अगर आप बैंक में एफडी कराएं तो मोटा मोटा आपको पता है जी 7% आजकल ब्याज चल रहा है। अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड कराते हैं तो आपको पता है 7.1 चल रहा है या 8.1 चल रहा है। आपको एक्स आदमी को भी वही रिटर्न मिलती है, वाई को भी वही रिटर्न मिलती है और जेड को भी वही मिलती है। लेकिन एनपीएस में ये थोड़ा ऐसा सिस्टम नहीं है। ये इसलिए नहीं है, जो मैंने शुरू में एक बात करी थी कि रिटर्न्स है क्या। रिटर्न्स इस बात का एक फंक्शन है, एक मैथमेटिकल मॉडल है कि आप अपना पैसा कहां पे इन्वेस्ट करते हैं जी। अगर आप एक जो हमारा निवेशक है वो 75% अपनी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू शेयर मार्केट में लगाता है, 25% में 10% गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाता है, 15% बेबी कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगाता है, तो उसकी रिटर्न मार्केट पे ज्यादा डिपेंड करेगी। अगर मार्केट जैसे पिछले 5 साल में हमने देखी कि 5-6 साल में डबल हो जाती है, तो 20 साल में पता लगेगा कि उसने जो 75% रिटर्न लगाई थी वो बढ़ के करीब 13 से 14% रिटर्न मिल गई।
लेकिन जो उसके 25% पैसा लगा हुआ था गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, आरबीआई बॉन्ड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, गवर्नमेंट तो उतना ब्याज देगी नहीं क्योंकि वहां 100% सिक्योरिटी है। अगर पैसा ट्रेजरी बिल में लगा हुआ है तो वहां रिटर्न 7% ही आएगी। तो एवरेज रिटर्न, वेटेड एवरेज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रफली हम ये मान के चलेंगे जिसका 75% पैसा इक्विटी में लगा हुआ है उसकी रिटर्न करीब 11% एवरेज आती है जो पिछले कुछ साल का है। लेकिन अगर गवर्नमेंट में हम जाएं तो गवर्नमेंट वालों की जो रिटर्न है वो 11 की जगह 10 ही रहेगी क्योंकि वो 75% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है उन्होंने अभी 2019 में ही परमिट किया, उससे पहले तो परमिट ही नहीं था। अब उन्होंने परमिट ये किया है कि आप 10 से 15% पैसा ही इक्विटी में लगा सकते हैं। दे वांटेड की लॉन्ग टर्म सेफ्टी जो है वो ज्यादा कंसिडरेशन है बनिस्बत रिटर्न ज्यादा है या नहीं। तो उस केस में उनकी रिटर्न है वो 10% या 9.5% रहेगी। लेकिन आपको ये देखना है कि 9.5% में आपको जो आपका 20% या 30% का स्लैब है वो पैसा तो आपको शुरू में ही मिल गया। कॉर्पोरेट में भी, प्राइवेट सेक्टर में अलग से जो कंट्रीब्यूशन मिलता है वो आपकी टैक्सेबल इनकम में नहीं जुड़ता, और जबकि एम्प्लॉयर को उसका बेनिफिट मिल जाता है तो वो भी एक टैक्स प्लानिंग है। तो आपको जो 10 या 12%, 15% शुरू में ही टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आप उसको जोड़ के देखें तो ये जो रिटर्न 10 और 11% की है वो नेचुरली 12 और 12.5% की पड़ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी रिटर्न है। इसमें माहेश्वर सर, जो आपने कहा कि जो डेट है और जो इक्विटी है उसमें निवेश करते हैं, पीएफआरडीए के थ्रू ये किया जाता है, इसमें जो आम जो निवेशक है उसका तो कोई रोल नहीं रह जाता ना सर। वो पैसा लगाने के बाद वो पीएफआरडीए उस पैसे को कहाँ यूज करता है, क्या करता है, इस पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कोई कंट्रोल रहता है क्या? नहीं, इन्वेस्टर का पूरा कंट्रोल है। देखिए, कंट्रोल दो तरह से है। एक तो है कि मॉडल क्या है। मॉडल ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरा आप 60% इक्विटी में लगाइए, 20% गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाइए और 20% कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगाइए। ये डिसीजन इन्वेस्टर का है और इन्वेस्टर इसको ले सकता है। लेकिन जब उसने ये ले लिया कि 60% मुझे इक्विटी में लगाना है, अब उन्होंने रिलायंस खरीदना है या टाटा पावर खरीदना है या टाटा होटल खरीदना है, ये जो जिम्मेवारी है वो इन्वेस्टर की नहीं है। वो जो डिसीजन है वो पीएफआरडीए अप्रूव जो मैनेजर्स है, जो फंड मैनेजर हैं, वही इस डिसीजन को लेंगे। इसमें सर ये कहा जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं या फिर एग्जिट की जब प्रोसेस में आप जाते हैं उस वक्त बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आप समझा सके हमारे दर्शकों को कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप प्री मैच्योर इसमें से आप एग्जिट या विड्रॉल करना चाहते हैं तो। देखिए, आई थिंक इसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज नहीं है जो कि हमें लेनी होती है, खासकर गवर्नमेंट केस में। गवर्नमेंट में क्या है कि कंसेप्ट ऑफ पीओपी, वहां पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसका अभाव है, क्योंकि उन्होंने उसको कॉस्ट को रिडक्शन करने के लिए एक अलग से कंसेप्ट ऑफ पीओपी नहीं डाला है। तो जो उनका अकाउंट्स ऑफिसर है, जो उनका डिस्पर्सिंग ऑफिसर है, जो उनका जर्नल अकाउंट्स ऑफिसर है, एक्चुअली उन्हीं को सारी पावर दी हुई है। तो एक सिंपल फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के साथ साथ जैसे वो बाकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स देते हैं उसी तरह से सेम सिस्टम है, आप एनपीएस को भी ले सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं है, आपको एक सिवाय एक फॉर्म भरना है। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली भी है, आप अगर चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से भी इसको विड्रॉल कर सकते हैं। नॉर्मल अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो लाइक अगर आज म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉल करूंगा तो क्या करूंगा, एक मैं विड्रॉल फॉर्म दूंगा, अपना एक आधार कार्ड की कॉपी दूंगा, एक बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक दूंगा ताकि वो पेमेंट सही टाइम पे आ जाए और सही अकाउंट में आ जाए। तो सेम प्रक्रिया है, कोई एक्स्ट्रा प्रक्रिया नहीं है। खाली ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई को थ्रू जोनल ऑफिस जाना पड़ता है, अपने अकाउंट्स ऑफिसर के थ्रू जाना पड़ता है, वो थोड़ा सा एक नेटिविज्म कहीं ना कहीं आ जाता है। पीएफआरडीए की तरफ से इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इसमें सर ये भी कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि जो अगर आप अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो जो सर्विसेज हैं उनके लिए अलग अलग चार्जेस भी देने पड़ते हैं, उसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं सर। देखिए, आपकी बात सही है। प्राइवेट सेक्टर में इसको अच्छी सहूलियत देने के लिए इन्होंने कंसेप्ट ऑफ पीओपी का मतलब है पेजेस, आपको पॉइंट ऑफ पेजेस का है, कौन आपको सर्विस देगा। अब जब पहले लोग क्या करते थे, शुरू में मान लो कुछ गवर्नमेंट के नॉमिनी बैंक ही थे, नेशनलाइज बैंक ही थे, तो आम निवेश करता कि एक थोड़ी सी ग्रीवेंस रहती थी कि मैं बैंक में जाता हूँ और लाइन में लगा रहता हूँ, कोई सर्विस नहीं देता, घर पे कोई क्लाइंट आता नहीं, ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं मिलती। इस सब को चलते हुए तो करीब 200 पीओपी बनाए गए हैं पीएफआरडीए के, जो पूरे रेगुलेटेड हैं।
वो लोग आपको सर्विस देते हैं। इसका अगर हम अकाउंट्स का ढंग से समझे तो इसमें 3 पार्टी है। एक है नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर एनपीएस ट्रस्ट। उस ट्रस्ट का काम है कि जो पैसा आ गया उसको ढंग से इन्वेस्ट करे और उसको मॉनिटर करे कि इन्वेस्टमेंट ढंग से हो रही है या नहीं हो रही। दूसरा इन्होंने एक बनाया है केआरए। केआरए का कंसेप्ट है जो सारी अकाउंटिंग करेंगे, आपके पैसा कब आया उसका रिकॉर्ड, ताकि रिकॉर्ड एक थर्ड पार्टी के पास आ जाएगा तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप ही हो जाएगी। जैसे अगर आप 10 साल 15 साल पहले देखें तो जो प्रोविडेंट फंड का इशू था, वो लोग कहते थे मुझे 6-6 साल पासबुक ही निकलती, 3 साल तक मेरा ट्रांसफर हो गया, उसकी एंट्री नहीं हुई। उन सारी चीजों को दूर करने के लिए केआरए का कंसेप्ट है जो पूरा आपका अकाउंट्स रखेंगे और ऑनलाइन अकाउंट्स होगा। इसका मतलब है आप अगर शाम को भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितना पैसा जमा किया, कहां पे लगा हुआ है, क्या उसकी रिटर्न आ रही है। और इस सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करने के लिए आपको किसी केआरए के पास नहीं जाना, आपको किसी एनपीएस ट्रस्ट के पास नहीं जाना, आपको किसी फंड मैनेजर के पास नहीं जाना। ये सारी चीजें एक सिंगल पॉइंट पे कौन सर्विस देगा? अकाउंट खोलने से लेके आपका पैसा कलेक्ट करके वहां ट्रस्ट तक भिजवाना, उसकी रिटर्न देना, इसका काम है पीओपी का। जो पीओपी के पास आप जाइए, पीओपी की आपसे थोड़ा इस सारा काम करने के लिए, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर का आदमी है, अब उसको गवर्नमेंट से कोई सैलरी या कोई मदद या कोई ग्रांट तो है नहीं, बिल्कुल। उसको अपनी कॉस्ट को क्लियर करने के लिए एक नॉमिनल चार्ज है जो कि पहले 200 रुपीज फिक्स था। अभी पीएफआरडीए ने 200 रुपए से 400 रुपए तक की स्कीम कर दी है कि आपकी अच्छी सर्विस है और मार्केट में आपका प्रीमियम है तो आप थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। तो 200 से 400 तक ऐसे ही पर ट्रांजेक्शन अगर आप 10 रुपए लेना चाहे, 5 रुपए लेना चाहे, 20 रुपए लेना चाहे, वो भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। और कॉर्पोरेट सेक्टर के केस में जहां पे लोग प्राइवेट सेक्टर में कंपनी के बेस पे अकाउंट करते हैं तो ज्यादातर ये जो कॉस्ट है ये उनका एम्प्लॉय ही क्लियर करता है। तो एम्प्लॉय को ऑलमोस्ट ये चीजें फ्री मिलती है, लेकिन फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि क्योंकि हमें घर बैठे सारी स्कीम चाहिए, सारी फैसिलिटी चाहिए, आपका अकाउंट ऑनलाइन खुल रहा है, आपको स्टेटमेंट ऑनलाइन आ रही है, आपको कभी नॉमिनी बदलना है, कभी आपको सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी फॉर एग्जांपल कभी डेट फंड का टाइम है, कभी आपको लगेगा इक्विटी का टाइम है। आप जब डायरेक्ट अकाउंट खोलते हैं, जब आप पीओपी के थ्रू नहीं खोलते हैं तो आपको कोई गाइड नहीं कर पाता। जो सबसे बड़ा सवाल जो है, आई थिंक मैं चाह रहा था कि सवाल भी दिया जाए कि आपने एक बार अकाउंट तो खुलवा लिया, आपने ये भी डाल दिया कि 60% इक्विटी में लगेगा, 20% कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगेगा, 20%, लेकिन मार्केट आपको पता है कि यूक्रेन का वार हो गया या अमेरिका से कोई और इशू हो गया, तो मार्केट डाउन होने के चांस है। उस समय इन्वेस्टर को कौन बताएगा कि आप 60% से निकल के डेट फंड में 60% कर दो, इक्विटी में 20% ही कर दो। ये जो सर्विस है ये आपको पीओपी दे सकता है, बता सकता है कि कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। सर, समाज आज इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया माहेश्वरी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चाहेंगे कि एक और बार हम इस विषय पर बातचीत करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी भी लोगों के आ रहे हैं, तो हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि इस विषय पर एक और प्रोग्राम किया जाए। फिलहाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों को, अपने विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इसके साथ ही मनी मंत्रा के आज के इस विशेष अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। संस्कृत में टेलीविजन की